हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सही स्वस्थ होंगे। तो लास्ट टाइम हमने हमारा क्वेश्चन नंबर 22 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 23 हम यहाँ से हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोल्डर व्यू इन विंडोज 10 फाइल एक्सप्लोरर। यहाँ पे बात की, जब हम विंडो 10 की बात करते हैं तो जब हम बेसिकली हमारा जो फाइल एक्सप्लोरर होता है ना, फाइल एक्सप्लोरर को आप क्या बोलते हैं, जैसे आप माई फाइल्स होता है ना जैसे आपका मोबाइल में, तो वैसे ही जो हमारे पास विंडो 10 होता है उसमें जो जहाँ पे आपकी फाइल्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है उस एरिया को क्या बोला जाता है, फाइल एक्सप्लोरर हम बोल देते हैं। और जब भी हम फाइल एक्सप्लोरर की बात करते हैं विंडो 10 की, तो इसकी शॉर्टकट कमांड भी पूछी जाती है कि अगर आपको डायरेक्टली कहाँ पे जाना है, फाइल एक्सप्लोरर के अंदर जाना है, तो आप कौन सी शॉर्टकट कमांड यूज़ करेंगे। तो आप विंडो की प्लस आप ई का यूज़ करते हैं। ये भी एग्जाम में एक बार पूछी गई थी कि व्हाट इज़ द शॉर्टकट कमांड फॉर फाइल एक्सप्लोरर। तो इसके लिए आप विंडो की के साथ आप ई अल्फ़ाबेट होता है, आप उसका क्या करेंगे, यूज़ करेंगे फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए। तो जैसे आप अपना फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लेते हैं, जैसे सपोज कर लेते हैं यहाँ पे, तो चलो आपका लेफ्ट पैन आता है जहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर टॉप पे क्या मिलता है, व्यू देखने को मिलता है। मतलब एक आपके पास बार होती है जहाँ पे अलग अलग आपको ऑप्शन होते हैं। इसी में से ही आपका जो फाइल एक्सप्लोरर होता है वहाँ पे एक ऑप्शन आता है व्यू का। तो वही उसी का क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यू के दौरान आपको जो यहाँ पे फाइल्स दिखती हैं, मान लेते हैं आप आपको जो फाइल्स है आपको ऐसे करके दिख रही है, अपने के कंप्यूटर के अंदर जो फाइल्स है आपको वो ऐसे करके आपको दिख रही है, कहाँ पे, विंडो 10 के अंदर। ठीक है, ये मान लेते हैं आपका मोबाइल का कर्सर आ गया। अब यहाँ पे बात की है कि जब आप फाइल के व्यू में जाते हैं, है ना, या फिर जब आप क्या करते हो, बेसिकली आपके पास मर्जी होती है कि आप फाइल कैसे कैसे देख सकते हो। लाइक अभी मैंने क्या रखा हुआ, मैंने अभी इनको रखा हुआ है कि ये मुझे नॉर्मल साइज़ में दिखी है ना। नॉर्मल साइज़ को हम क्या बोल सकते हैं, स्मॉल आइकन बोल सकते हैं या फिर मीडियम आइकन हम बोल सकते हैं। ये हमारे पास अलग अलग टाइप ऑफ व्यूज़ होते हैं कि जो चीज़ हमें दिखेगी तो वो कैसे दिखेगी, वो हमारे पास क्या होते हैं, व्यूज़ होते हैं। तो वही बोला है, विंडो 10 में जब आप फाइल एक्सप्लोरर में जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास कौन सा एक टाइप ऑफ व्यू नहीं होता है। तो देखो आपके पास, अगर हम एज पर ऑप्शन देख लेते हैं तो लार्ज आइकन आपके पास होता है, अवेलेबल होता है, लार्ज आइकन भी होता है, टाइल्स भी होता है, पर कॉन्टेक्स्ट ऐसा करके आपके पास कोई भी मतलब फोल्डर का व्यू नहीं होता है। तो एज पर क्वेश्चन देखा जाए तो आपका डी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ओके, बाकी देखो कल को यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर आपने, चलो ये तो हमें बता दिया है कि ये हमारे पास फाइल टाइप नहीं होता है। तो हमारे पास जो व्यू के अंदर जो हम फाइल टाइप देखते हैं या फिर अलग अलग हमारे पास व्यू के अंदर अलग अलग हमें ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं कि ये हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ व्यूज़ होते हैं। जब हम किसी भी फाइल की बात कर लेते हैं कि मुझे फाइल कैसे दिखेगा या तो मुझे मेरा फोल्डर मुझे कैसे दिखेगा, कहाँ पे, हमारे फाइल एक्सप्लोरर के अंदर। तो टाइप ऑफ व्यूज़ कौन कौन से होते हैं, एक आपका जैसे अभी हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ा हमने, एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स, ये वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा फर्स्ट नंबर पे। सेकंड आपको देखने को मिल जाएगा आपका लार्ज आइकन्स, ये आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। थर्ड आपको और कौन सा मिल जाएगा, आपको मीडियम आइकन, जो मैंने अभी आपको बोला कि हमारे पास क्या होता है, मीडियम आइकन्स के थ्रू मैं उसको देख सकता हूँ। फिर फोर्थ आपका क्या बन जाएगा, फोर्थ आपका स्मॉल आइकन बन जाएगा। स्मॉल आइकन्स आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपके पास और कौन कौन से होते हैं, एक आप वहाँ पे देखेंगे लिस्ट, आपके पास एक ऑप्शन आता है। मतलब ऐसे बोल सकते हो कि आप जो भी आपकी फाइल्स या फिर फोल्डर है उनको एज अ लिस्ट आप देख सकते हो, है ना। जो मतलब अगर आप उसको देखोगे तो आपका जो फाइल्स होंगी उनको आप ऐसे लिस्ट की वे में ऐसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको लिस्ट व्यू बोला जाता है। इसके अलावा आपके पास और कौन सा व्यू आता है, एक आपके पास डिटेल्स व्यू आता है ना। डिटेल्स व्यू में क्या होता है, जैसे उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन लग जाती है, बता कि जो आपकी पर्टिकुलर फाइल है उसका नाम क्या है, इसके अलावा वो कितने साइज़ की है, कि वो 2 MB की है, 4 MB की है ना, और किस टाइप की फ़ाइल है, कि वो फ़ोटो है, कि वो मतलब कोई म्यूज़िक की फ़ाइल है या फिर कोई वो फ़ोल्डर है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें डिटेल्स व्यू के अंदर दिख जाती है। इसके अलावा और कौन सा व्यू आता है, ठीक है, आपका एक्स्ट्रा और लार्ज हो गया, मीडियम हो गया, स्मॉल हो गया, लिस्ट हो गया, डिटेल हो गया, और एक आपका और रहता है टाइल्स आपका रहता है। ठीक है, एक आपका टाइल्स रहता है और एक आपका लास्ट में रहता है। 8 टाइप ऑफ व्यूज़ होते हैं, ये भी आप नोट कर सकते हैं कि जब हम विंडो 10 में फाइल एक्सप्लोरर में जाते हैं, अलग अलग टाइप की व्यूज़ हम पढ़ते हैं, तो हमारे पास 8 टाइप की व्यूज़ आते हैं। तो एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम, स्मॉल आइकन, ये सारे आते हैं। इसके अलावा आपके पास एक और आता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, देखो कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है आपका, जो होता है उसको हम बोलते हैं कंटेंट। ठीक है, बस इनको घुमाने के लिए एग्जामिनर ने क्या किया था, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डाल दिया था, पर कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है। बस क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास 8 टाइप ऑफ व्यूज़ होते हैं किसके अंदर, जब हम
फाइल एक्सप्लोरर के अंदर हमारे किसी भी फाइल या फिर फ़ोल्डर को हम जब देखते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है, इनको आपने क्या करना है कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो इसके अलावा अब इसी में से अगर आपको मुझे क्वेश्चन सेट करने हैं, मान लेते हैं मैं आपका एग्जामिनर हूँ, मुझे यहीं से क्वेश्चन सेट करने हैं, तो मैं क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। मैं सिंपल आपसे एक क्वेश्चन पुट करूँगा, आप मुझे बताओ कि जब आप फाइल एक्सप्लोरर में जाते हैं, तो ये कहाँ पे जाएंगे, आप अपने फाइल एक्सप्लोरर के अंदर जाएंगे, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सारी की सारी फाइल्स आप देख सकते हैं। तो आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा व्यू होता है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जहाँ पे आप मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो। मतलब इन्फॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है, लाइक मुझे आप बताओ फाइल का जो है उसका साइज़ कितना होगा, मुझे वो दिख जाएगा। इसके अलावा मैंने लास्ट टाइम अपनी जो फाइल थी उसको, उसकी क्या डेट थी जब मैंने उसको मॉडिफाई किया था, मतलब मैंने क्या किया था, उसको चेंज किया था, तो डेट मॉडिफाइड मुझे वहाँ पे लग जाएगी पता। और इसके अलावा कि जो मेरे पास फाइल है वो किस टाइप की फ़ाइल है, मतलब वो मेरी इमेज फ़ाइल है या फिर वो मेरी हम मान लेते हैं कि वो मेरी MP3 फ़ाइल है, मतलब ऑडियो फ़ाइल है, या मेरी वो वीडियो फ़ाइल है जिसको हम MP4 बोल देते हैं। मतलब अलग अलग टाइप की जो फाइल्स होती हैं वो हमें देखने को मिल जाएंगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें आपको कौन सा व्यू प्रोवाइड करता है। मैंने अभी आपको बताया था हमारे पास जो 8 टाइप के व्यूज़ होते हैं, उसमें से कौन सा ऐसा व्यू है जो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो आप बोलेंगे कि आपने हमें बताया था, इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, इसका राइट आंसर बन जाएगा डिटेल्स व्यू। तो ये भी ऐसे करके एग्जामिनर क्या करता है, आपने जो चीज़ें पढ़ी होती हैं उन्हीं से वो क्या करता है, क्वेश्चन पुट करता है। बाकी देखो ये चीज़ हमने पढ़ ली, बाकी इसके अलावा मैंने आपको फाइल्स के बारे में और क्या क्या चीज़ें बताई थी। मैंने बताया था कि जब भी आप किसी भी मतलब उसमें बात करते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में बात करते हैं, फिर विंडोज़ की हम बात कर लेते हैं। तो अगर मैं बोलूँ, अगर आपको क्या करना है, आपको किसी भी फाइल को रीनेम करना है, तो फाइल को रीनेम करने के लिए आपके पास कौन सी शॉर्टकट कमांड होती है। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ विंडोज़ 10 की, है ना। विंडोज़ का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैं बात कर रहा हूँ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो अगर आपको इसमें फ़ाइल को रीनेम करना है, या तो कोई फ़ाइल है या तो कोई फ़ोल्डर है, कुछ भी हो सकता है, अगर आपको उसको उसका नाम बदलना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कमांड आप यूज़ करते हैं। तो सर उसके लिए हम F2 शॉर्टकट कमांड का यूज़ करते हैं, है ना। और यही चीज़ F2 हम एक्सेल में क्या करते हैं, क्योंकि ये तो हम विंडोज़ की बात कर रहे हैं, पर मैंने आपको F2 एक्सेल की वे में बताया था। जब आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ा था, तो जब आप F2 यूज़ करते हो तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपका F2 क्या काम करता है सर, वो वहाँ पे किसी भी सेल को एडिट करने का काम करता है ना, एडिट द सेल। अगर आपको कोई सेल एडिट करना है तो उसके लिए आप F2 कमांड का यूज़ करते हैं, या फिर F2 फंक्शन की का आप यूज़ करते हो। देखो फंक्शन की तो एक ही होती है, पर आप कौन से इन्वायरमेंट में आप उसको यूज़ कर रहे हो वो चीज़ मैटर करती है। लाइक आप विंडोज़ में नॉर्मली यूज़ कर रहे हो F2, तो उससे क्या कर पाओगे, आप फाइल वगैरह को रीनेम कर पाओगे। ओके, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। बाकी मैंने एक और चीज़ बताई थी फाइल से मिलती जुलती, लाइक मैंने आपको एक शॉर्टकट कमांड बताई थी, कौन सी, एक मैंने बताई थी शिफ्ट प्लस डिलीट कमांड, है ना। शिफ्ट प्लस डिलीट कमांड क्या करती है, अगर आपको आपकी फाइल को परमानेंटली डिलीट करना है ना, परमानेंट क्या करना है आपको, उसको डिलीट करना है, तो परमानेंट डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट प्लस डिलीट की का यूज़ करना पड़ेगा। अब परमानेंट डिलीट करने का मतलब क्या होता है, देखो एक डिलीट होता है जहाँ पे आपकी जो डिलीटेड फाइल है वो कहाँ चले जाएगी, वो आपकी रिसाइकल बिन में चली जाएगी। ठीक है, रिसाइकल बिन में चली जाएगी। जब आप नॉर्मली किसी फाइल को क्या करोगे, नॉर्मल आप फाइल को क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ डिलीट करोगे। पर दूसरा क्या होता है, आपकी जो फाइल होती है वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है। परमानेंट डिलीट का मतलब क्या होता है कि वो रिसाइकल बिन के अंदर जाएगी ही नहीं, मतलब रिसाइकल बिन से भी वो क्या हो जाएगी, यहाँ से भी सर वो डिलीट हो जाएगी। तो परमानेंटली डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको शिफ्ट प्लस डिलीट की का यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप नॉर्मल डिलीट करते हो तो नॉर्मल डिलीट फाइल आपकी कहाँ जाती है, सबसे पहले वो आपकी रिसाइकल बिन के अंदर चली जाती है। उसके बाद आप रिसाइकल बिन के अंदर जाके उस फाइल को परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। तो ये भी एक बार एग्जाम में छोटे मोटे पॉइंट हैं, एग्जाम में पूछे गए थे कि ये सारी चीज़ें ना एक तरीके से एक पर्टिकुलर टॉपिक से मिलती जुलती हैं। जब हम फाइल एक्सप्लोरर की बात करें तो इससे मिलते जुलते जो भी क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट है, तो उनको आपने क्या करना है, कॉपी पे नोट कर लेना है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 आता है, इसको मैं रेज कर देता हूँ ना। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
व्हाट डज सिस्टम क्लोन डू? जब हम किसी भी सिस्टम को क्लोन करते हैं तो क्लोन करने का मतलब क्या होता है? देखो, क्लोन करने का मतलब होता है आप एग्जैक्ट रेप्लिका बनाते हो किसी भी सिस्टम का। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट दे रखा है मेक एन एग्जैक्ट सेम कॉपी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एज द ओरिजिनल ओएस। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ही आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका फर्स्ट ही ऑप्शन क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। एक्चुअल में होता है क्या है कि जब भी आप सिस्टम को क्लोन करते हो तो क्लोन करने का मतलब क्या होता है? आप 1 to 1 या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 1 to 1 बिट लेवल रेप्लिका आप जनरेट करते हो। ठीक है, इसका टेक्निकल टर्म है, इसको हम क्या बोलते हैं? अगर आपको लिखना होगा तो आप ऐसे नोट कर सकते हैं, इसको आप ऐसे नोट कर लेना। हमारे पास क्या होता है टॉपिक क्लोनिंग का या फिर क्लोन का टॉपिक आता है जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको पढ़ते हैं ना, ओएस के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। तो क्लोनिंग हमें क्या बताता है? इसका मतलब होता है कि सर व्हेन वी क्रिएट या फिर इट क्रिएट्स। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है? इट क्रिएट्स, किस चीज़ को क्रिएट करेगा? एन एग्जैक्ट रेप्लिका, है ना। रेप्लिका आप समझते हो ना कि डुप्लीकेट, है ना। रेप्लिका नहीं समझाएगा तो आप डुप्लीकेट भी लिख सकते हो। एग्जैक्ट रेप्लिका और डुप्लीकेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं 1 to 1 या फिर समटाइम 1 to 1 बिट लेवल। ठीक है, 1 to 1 बिट लेवल रेप्लिका भी हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, मतलब क्लोनिंग का मतलब क्या होता है? हम क्या करते हैं, हम एग्जैक्ट रेप्लिका या फिर डुप्लीकेट हम क्या बनाते हैं। और डुप्लीकेट होने का मतलब क्या है? हम क्या करते हैं बिट बाय बिट, मतलब जो भी टोटल जो भी चीज़ें हैं सारी की सारी हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनका हम क्या करते हैं एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं, है ना। एग्जैक्ट कॉपी को ही समटाइम क्या बोला जाता है? इमेज भी हम बोल देते हैं। ठीक है, मतलब जैसे आप मान लो कि आपकी एक फ़ोटो आ गई, है ना। समझने के लिए मैंने क्या किया, इसी फ़ोटो को एक इसकी कॉपी रख ली अपने पास। तो मैंने इसी की कॉपी रख ली। कॉपी रखने का मतलब एक, वो दोनों एक जैसे ही होंगे, अलग तो कुछ भी नहीं होगा कि मैंने कॉपी रखी है। इसी चीज़ को क्या बोला जाता है? इसी चीज़ को क्लोनिंग बोला जाता है। आप क्या कर रहे हो, एक जो आपके पास ऑलरेडी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम था, आपने क्या किया उसको पूरा का पूरा कॉपी करके रख लिया आपने किसी और जगह में, किसी और हार्ड ड्राइव के अंदर। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको हम क्लोनिंग का नाम देते हैं। अब देखो, अब आप बोलेंगे सर क्लोनिंग के अंदर हम क्या क्या चीज़ें करते हैं? तो देखो, क्लोनिंग के अंदर आपकी क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। आप क्या क्या चीज़ें आप क्या करेंगे? रेप्लिकेट करेंगे। तो रेप्लिकेट होने वाली चीज़ें कौन सी होती हैं? एक तो आपकी जितनी भी मतलब हार्ड ड्राइव में जो भी चीज़ें हैं, तो इसको आप ऐसे लिख लेना, पहले इसको पूरा लिख लो आप, बिट बाई बिट रेप्लिका ऑफ अ कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, है ना। ऐसे कर लेना, ऑफ अ सिस्टम या फिर कंप्यूटर, आपकी जो हार्ड ड्राइव होती है। ठीक है, अगर आपकी हार्ड ड्राइव है तो हार्ड ड्राइव, अगर आपकी एसएसडी है तो एसएसडी। तो उसकी आप क्या करेंगे? रेप्लिका करके रखेंगे। अब रेप्लिका में क्या क्या चीज़ें आएंगी या फिर हार्ड ड्राइव में क्या क्या चीज़ें हैं जो आप रेप्लिका करेंगे? तो हार्ड ड्राइव के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी आप कॉपी या फिर इनकी आप रेप्लिका रखेंगे? तो सबसे पहले आप क्या आ जाएगा कि जो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके रखा हुआ है, चाहे विंडो 10 है, विंडो 11 है, विंडो 7 है, वो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी कॉपी बन जाएगी। इसके अलावा सर और किसकी कॉपी बनेगी? इसके अलावा अगर आपने कोई पार्टीशन कर रखी है ना, कोई आपकी हिडन पार्टीशंस हैं, इसकी भी कॉपी बन जाएगी। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हमारे पास बन सकती हैं? इसके अलावा कोई मान लेते हैं आपने कोई बूट रिकॉर्ड्स वगैरह रखे हैं, बूटिंग के रिकॉर्ड्स रखे हैं कि आपके पास मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उनकी भी कॉपी बन जाएगी या फिर उनकी जो कॉपी है वो भी एक तरीके से क्लोन हो जाएगी। इसके अलावा आपने जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखे हैं, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल्ड हैं ऑलरेडी, इंस्टॉल्ड ऑलरेडी, वो सारे के सारे भी क्या हो जाएंगे? वो भी क्लोन हो जाएंगे। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? इसके अलावा सर हमारे पास जो भी यूज़र रिलेटेड डाटा होगा, ठीक है, मैं सिंपल लिख देता हूँ, यूज़र रिलेटेड जो भी डाटा है वो सारा का सारा क्या हो जाता है? हमारा कॉपी हो जाता है। मतलब एक तरीके से क्लोनिंग का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लेते हैं आपका ये एक सिस्टम आ गया, आपकी ये हार्ड डिस्क आ गई, है ना। इस हार्ड डिस्क के अंदर मान लेते हैं आपके पास कितना है? 512 GB की स्टोरेज थी। अब आपने क्या किया? आपने इस 512 GB में मान लेते हैं कि आपने यूज़ कर लिया है थोड़ा सा स्पेस। ठीक है, आपने क्या किया है? मान लेते हैं आपने थोड़ा सा स्पेस को क्या कर लिया? आपने यूज़ कर लिया है। ठीक है, जिसको मैं थोड़ा येलो कर रहा हूँ, आप ऐसे समझ लो। इसको आपने क्या किया? इतना इतनी जगह आपने क्या की है? यूज़ कर लिया। तो जो आपने इतनी इतनी जगह आपने यहाँ पे यूज़ की है, तो मान लेते हैं ये आपने 100 GB आपने यूज़ कर लिया। अब मैंने क्या किया, जो मेरी ये हार्ड डिस्क थी, जो मेरी ये हार्ड डिस्क थी या फिर हार्ड ड्राइव थी, मैंने क्या किया? मैंने इसका एक क्लोन बना दिया।
तो जब मैंने इसका क्लोन बनाया तो क्लोन बनाने का मतलब क्या हुआ कि जो मेरे पास 512 GB की हार्ड डिस्क थी, इसमें मुझे पता है पहले से ही सर, हमने जो 100 GB है वो मेरे पास पहले से ही, मेरी सारी की सारी फाइल्स वहाँ पे हैं। अब इस 100 GB में क्या क्या होगा, इस 100 GB में ये सारी चीज़ें होंगी, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी होगा, मेरे जो हिडन पार्टीशंस हैं वो भी होंगे, मेरे पास जो भी मेरे बूट के रिकॉर्ड हैं वो भी यहीं पे स्टोर होंगे, इसके अलावा जो भी मैंने कंप्यूटर में मेरे सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किए होंगे वो भी यहीं पे जाके स्टोर किए होंगे मैंने 100 GB के अंदर। इसके अलावा मेरी कोई भी फाइल्स वगैरह हैं, कोई भी PDF फाइल है, कोई भी नोट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो भी मैंने क्या क्या किए होंगे, यहाँ पे स्टोर करके रखे होंगे। पर जब मैं सिस्टम को बोलता हूँ आप क्या करो, आप मेरे एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क की क्लोनिंग कर लो। तो क्लोनिंग करने का मतलब क्या है कि जहाँ पे मेरा 100 GB आपके पास पहले से ही था, अब क्या होगा, सिस्टम इस पूरे के पूरे जो डाटा को क्या करेगा, इस पूरे के पूरे डाटा को क्या करेगा, बिट बाय बिट, ठीक है, बिट बाय बिट क्या करेगा, कॉपी कर लेगा, बिट बाय बिट कॉपी करके वो क्या करेगा, इसको हमारी हार्ड ड्राइव में किसी दूसरी जगह क्या कर देगा, उसको यहाँ पे सेव करके रख लेगा। तो इसका मतलब क्या है कि कल को मैं अगर देखूंगा कि ये भी कितने का होगा, क्योंकि सर ऊपर वाला 100 GB का था, तो नीचे वाले जो मैंने कॉपी करके रखा, क्लोन करके रखा, तो वो भी कितने GB का होगा, 100 GB का होगा, क्योंकि वो दोनों एक जैसे ही है ना, कुछ चेंज तो मैंने किया नहीं है। तो अगर ऊपर वाला 100 GB का तो नीचे वाला भी 100 GB का हो जाएगा। इसका मतलब है अब यहाँ पे क्या होगा, मेरे सिस्टम ने क्या किया, 512 GB मतलब जो 100 GB थी वो ऊपर पहले की थी, और नई भी सिस्टम ने किया किया एक क्लोन यहाँ पे बना के रख दिया, मतलब एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ अबव डाटा, और हम ऐसे बोल सकते हैं एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द अबव हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, हिडन पार्टीशंस या फिर समथिंग जो बूट रिकॉर्ड्स हैं, इन सभी का जो एग्जैक्ट रेप्लिका है वो क्या कर लिया हमने यहाँ पे क्लोन करके रख लिया। तो ये मतलब होता है क्लोनिंग करने का। अब देखो क्लोनिंग क्यों करते हैं, आपका मन में ख्याल आएगा सर आपने हमें ये बता दिया, तो क्लोनिंग हम पढ़ते क्यों हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, या फिर जब हम मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं तो क्लोनिंग का मतलब क्या होता है, तो हम क्लोनिंग यूज़ क्यों करते हैं। तो आप बस इसको एक पॉइंट में नोट कर सकते हैं कि हम क्लोनिंग यूज़ क्यों करते हैं। तो ये यूज़ किया जाता है, मतलब ऐसे लिख लेना कि इट इज़ यूज्ड, इट इज़ यूज्ड कब इसको यूज़ करते हैं, या फिर इट इज़ प्राइमरली यूज, ऐसे कर लो है ना, इसको हम सबसे ज़्यादा क्यों यूज़ करते हैं, इट इज़ प्राइमरली यूज्ड व्हेन वी माइग्रेट, व्हेन वी माइग्रेट टू अ न्यू हार्ड ड्राइव, ठीक है, टू अ न्यू हार्ड ड्राइव और SSD, और फॉर बेयर, किस चीज़ को बेयर करेंगे आप, बेयर मेटल डिजास्टर रिकवरी। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो क्लोनिंग आप क्यों करेंगे, क्लोनिंग आप दो चीज़ों से ही करते हैं, क्यों करते हैं। मान लेते हैं कि अगर आपको ये, तो मैंने चलो आपको एग्जांपल ले लिया कि आपने उसी हार्ड डिस्क के अंदर क्या किया, अपनी जो मतलब क्लोनिंग थी वो कर दी, है ना। जैसे मान लेते हैं कि अभी तो मैंने वही एग्जांपल लिया, अब मान लेते हैं एक आपका पुराना सिस्टम था, ओल्ड कंप्यूटर था, और एक अब आपने एक नया कंप्यूटर ले लिया, है ना। तो आपने क्या किया, जो आपके पुराने कंप्यूटर में जो 100 GB की जो मेमोरी थी, आपने इसको क्लोन कर दिया किस में, नए कंप्यूटर में। तो नए कंप्यूटर में भी कितनी मेमोरी हो जाएगी, 100 GB मेमोरी आ जाएगी। मतलब होगा कुछ नहीं, जो यहाँ का डाटा होगा यही पूरा का पूरा कॉपी होके हम कहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। पर जब क्लोन करते हैं तो क्लोन का मतलब क्या होता है, आप हर एक छोटी सी छोटी इन्फॉर्मेशन, तभी मैंने क्या बोला इसको, बिट बाय बिट इंफॉर्मेशन क्या की जाती है यहाँ पे, एक तरीके से कॉपी पेस्ट की जाती है। तो ये मतलब होता है क्लोनिंग करने का, कि आप पुराने सिस्टम से जब नए सिस्टम पे जाते हैं तब भी आप क्लोनिंग का यूज़ कर लेते हैं। आजकल तो मोबाइल में भी आपको देखने को मिलता है, ऐसे आप अपना नया मोबाइल लेते हैं ना, तो नए मोबाइल में सेटअप के दौरान एक चीज़ पूछी जाती है कि डू यू वांट टू ट्रांसफ़र फाइल्स फ्रॉम प्रीवियस ओल्ड डिवाइस, या फिर ओल्ड डिवाइस, ये आपसे पूछा जाता है। तो क्यों पूछा जाता है, उस टाइम पे भी क्या करते हैं सिस्टम, उस टाइम पे आपके मोबाइल भी किस कंसेप्ट का यूज़ करते हैं, तो उस टाइम पे भी वो क्लोनिंग का यूज़ करते हैं। तो ये मतलब होता है क्लोनिंग का। ये सारी चीज़ आप डेली लाइफ में देखते हैं, पर आपने कभी इनको एनालाइज नहीं किया होता है, बस ये डिफरेंस करता है। कि वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी कि सबसे ज़्यादा मेन मोटिव क्या होता है क्लोन करने का,
कि इट इज़ अ प्राइमरली यूज्ड व्हेन वी माइग्रेट, मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, किस चीज़ के लिए, या तो हम नए हार्ड ड्राइव में जाना चाहते हैं या फिर नए एसएसडी, ये हार्ड ड्राइव और एसएसडी जिस मर्जी में आप जा सकते हैं, वहाँ पे हम जाना चाहते हैं। इसके अलावा दूसरा मोटिव क्या होता है हमारा, कि मान लेते हैं कि किसी वजह से मेरा जो पहले का सिस्टम था वो ख़राब हो गया, ठीक है, मान लेते हैं कि मेरा ये सिस्टम ख़राब हो गया, किसी वजह से ये सिस्टम ख़राब हो गया, पर मुझे पता है इसका मैंने कॉपी करके रखी है नीचे। तो इससे क्या होता है कि जब मेरे डिज़ास्टर की वजह से मेरा सिस्टम अगर ख़राब हो जाता है, तो मेरे जो रेप्लिका है वो मुझे पता है मेरे पास वो सेव होके रहती है। तो डिज़ास्टर रिकवरी के लिए हम क्या करते हैं, क्लोनिंग का यूज़ करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप जब ओएस पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये काफ़ी बार पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। तो काइंडली आपने ये सारे जो भी डाटा है ना, ये सारा आपने कॉपी पे नोट कर लेना है। बाकी जो नोट करते हैं तो उनके लिए चलो ठीक है, बाकी जो वैसे ही पढ़ते हैं तो उनको भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे क्लैरिफाई हो गई होंगी, है ना। फिर भी अगर कुछ डाउट रहता है तो वो काइंडली आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी देखो और क्या क्या चीज़ें, अगर हम बात कर लेते हैं क्लोनिंग टॉपिक की, तो एग्ज़ाम में ना एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि एक आप टर्म यूज़ करते हैं बैकअप ना, एक आप यूज़ करते हो बैकअप। सिस्टम क्लोन तो आपको लगेगी ये पता क्लोन करने का मतलब क्या होता है, तो बैकअप का मतलब क्या हुआ सर यहाँ पे। तो देखो जब हम बैकअप की बात करते हैं तो बैकअप का मतलब होता है हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ओनली कुछ फाइल्स हैं, ठीक है, ओनली पर्टिकुलर फाइल्स का हम क्या करते हैं, फाइल्स को हम क्या करते हैं एक तरीके से मतलब कॉपी करके रखते हैं, ठीक है, मतलब ओनली पर्टिकुलर फाइल्स को की हम क्या करते हैं, कॉपी को सेव करके रखते हैं, ठीक है, ये मतलब होता है बैकअप रखने का। इसके अलावा एक और टर्म पूछी जाती है बैकअप के लिए, क्लोन तो आपको लग गया पता। जैसे मैं यहाँ पे क्लोन का भी लिख देता हूँ, तो क्लोन का मतलब क्या किया आपने, आपने क्लोन का मतलब क्या होता है, इसमें आपने कॉपी किया किस चीज़ को, इंटायर आपकी हार्ड डिस्क को, इंटायर हार्ड डिस्क को, ठीक है, इंटायर हार्ड डिस्क का जो भी स्ट्रक्चर था, ठीक है, आपने क्या किया इसको पूरे के पूरे को क्या कर लिया, कॉपी करके रख लिया। तो ये मतलब होता है क्लोन का। एक और टर्म होती है जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उसको हम बोल देते हैं, उसका नाम देते हैं हम सिस्टम रिकवरी, या फिर इसको हम समटाइम क्या बोल देते हैं, इसको हम मतलब सिस्टम रीस्टोर भी हम इसको बोल देते हैं। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिस्टम रीस्टोर, तो ये आप यहाँ पे लिख लेना, एक हम टर्म यूज़ करते हैं सिस्टम रीस्टोर। तो सिस्टम रीस्टोर हम कब यूज़ करते हैं, क्या है इसका मेन मोटिव होता है, एक्चुअल में क्या होता है, जब आप ये ना विंडोज़ की एक यूटिलिटी है। सबसे पहले तो पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि ये हमें विंडोज़ के साथ फ्री में मिलती है, मतलब विंडोज़ में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होती है। तो ये विंडोज़ की ये हमारे पास यूटिलिटी होती है। अब विंडो यूटिलिटी क्या होती है, ये क्या करती है, ये बेसिकली आपका ना एक मतलब स्नैपशॉट बना के रखती है किस चीज़ का, आपकी सिस्टम की फाइल्स का और रजिस्ट्री का। मतलब इसका मतलब क्या है कि सिस्टम रीस्टोर का मतलब क्या हुआ, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ये एक ना, जैसे मान लेते हैं ये आपका क्या रखता है, स्नैपशॉट रखता है किस चीज़ का, ओनली आपका एक आ जाएगा सिस्टम की जो फाइल्स होती हैं, सिस्टम फाइल्स होती हैं, और जो हमारे पास रजिस्ट्री का डाटा होता है ना, रजिस्ट्री डाटा आप सभी को पता है, मैंने बताया हुआ काफ़ी बार। रजिस्ट्री क्या होती है, जहाँ पे हम सबसे लोएस्ट लेवल की जो मतलब कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं उनको हम सेव करते हैं। तो रजिस्ट्री को हम समटाइम बोल देते हैं कि सर जो भी हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड डाटा होता है, कॉन्फ़िगरेशन का जो भी डाटा होता है वो हम कहाँ स्टोर करते हैं, वो हम रजिस्ट्री के अंदर स्टोर करते हैं। तो देखो जब हम सिस्टम रीस्टोर की बात करते हैं तो ये क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टोर करके रखता है, मतलब किस चीज़ को सेव करके रखता है, एक तो आपकी सिस्टम की फाइल्स को, साथ ही साथ वो रजिस्ट्री को, इसके अलावा वो कुछ सेव नहीं करता है। अब इसका एग्जांपल क्या हो गया, लाइक एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे, मान लेते हैं आपका ये कंप्यूटर आ गया, ठीक है, अभी आपने विंडो 10 इंस्टॉल की है, ठीक है, विंडोज़ 10 आपने इंस्टॉल की है। अभी आपको क्या हुआ, अभी आपने आपका जो वर्ज़न था, मान लेते हैं वो वर्ज़न आपका 1 था, 1.0 था। अब आपने क्या किया, आपके सिस्टम पे आ गया अपडेट, आपने अपने सिस्टम को कर दिया अपडेट। अपडेट करने के बाद आपने क्या कर दिया यहाँ पे, ये हो गया आपका, रहा तो विंडो 10 ही रहा, और अपडेट होने के बाद क्या होता है, वर्ज़न चेंज हो जाता है। तो वर्ज़न जहाँ पे 1.0 था, अब कितना हो गया वर्ज़न वहाँ पे, मान लेते हैं 1.1 आपके पास वो वर्ज़न हो गया। फिर आपने देखा सर, हमने जब ये अपडेट किया, इस सिस्टम को जब हमने अपडेट किया, तो मेरा जो सिस्टम है ना वो बड़ा हैंग कर रहा है। कई बार होता है ना हमारा जो कंप्यूटर होता है, कई बार हमारा सिस्टम क्या करना है, हैंग लग पड़ता है करने। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि
जो हमारा सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिकली मतलब क्या होता है, शट डाउन होने लग पड़ता है कई बार, है ना। वो क्यों होता है? क्योंकि जो हमने नया लेटेस्ट जो हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, उसमें क्या आते हैं, उसमें कुछ ना कुछ बग्स हमें देखने को मिल जाते हैं, और उन बग्स की वजह से हमें अलग अलग एरर देखने को मिलते हैं। तो इस टाइम पे आपको क्या करना पड़ता है, आप सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है वहाँ पे, रीस्टोर का। ठीक है, एक तो रीस्टोर का ऑप्शन आता है। रीस्टोर में दो चीज़ें होती हैं। एक तो वहाँ पे पूछा जाता है कि रीस्टोर आप कैसे करेंगे, या तो आप मतलब सबसे स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे जाएंगे, ठीक है, रीस्टोर एट बिगिनिंग। बिगिनिंग तब होगा जब आपने 2-3 बार अपडेट कर लिया हो तब। तो इसको तो आप अभी यूज़ नहीं करेंगे बिगिनिंग वाले को। तो रीस्टोर दूसरा आप क्या यूज़ करेंगे, टू द प्रीवियस। ठीक है, कि जो आपने प्रीवियसली आपके पास जो सिस्टम का वर्जन था आप वहाँ पे जाना चाहते हैं। तो जैसे आप प्रीवियस वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका जो कंप्यूटर है वो क्या करेगा, वो जितनी भी, अब देखो मान लेते हैं कि अब आपने क्या किया है, अब आपका जो विंडो का वर्जन 1.1 था, इसको मैं थोड़ा इजी रखता हूँ आपके लिए। तो जो आपका विंडो का वर्जन 1.1 था, इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने अपने नोट्स वगैरह यहाँ पे सेव करके रख लिए, मेमोरी में नोट्स वगैरह आपने सेव करके रख लिए, है ना। आपने वर्जन 1 में नहीं सेव करके रखी है, आपने कहाँ पे सेव की, जब आपने विंडो अपडेट कर ली उसके बाद आपने अपने नोट्स वगैरह बनाए अच्छे ढंग से, उसको आपने वहाँ पे जाके सेव कर लिया। फिर आपने देखा कि आपकी सिस्टम में क्या आ रही है, दिक्कत आ रही है। तो जैसे दिक्कत आती है फिर आपको लगा हुआ था कि सर हम सिस्टम को रीस्टोर कर लेते हैं, ताकि हम कहाँ पे चलाए, हम पिछले वर्जन के ऊपर चले जाएं। रीस्टोर का मतलब क्या हुआ कि हम करंट वर्जन से कहाँ पे चले जाएंगे, हमारे प्रीवियस वर्जन के ऊपर चले जाएंगे। तो आपने क्या किया, आपने जल्दी जल्दी गए, आपने कर दिया सिस्टम को रीस्टोर। तो कंप्यूटर ने क्या किया, कंप्यूटर ने आपके सिस्टम को रीस्टोर कर लिया। उसने देखा अभी आपका वर्जन 1.1 था, और आपका जो रीस्टोर पॉइंट था, ठीक है, जो आपका प्रीवियस जो रीस्टोर पॉइंट था वो कितना था आपके पास, वर्जन 1.0। तो इस सिस्टम ने क्या किया, जितनी भी सिस्टम फाइल्स थी और रजिस्ट्री थी, इसको रिवर्ट बैक कर दिया कहाँ पे, वर्जन 1.1 में। मतलब सिर्फ यही दो चीज़ें रखी, बाकी जो भी आपका लेटेस्ट काम था जो आपने वर्जन 1.1 में किया था, वो सभी का सभी वहाँ पे क्या कर देता है, उसको डिलीट कर देता है। ओके, ये मतलब होता है रीस्टोर करना। रीस्टोर करने का मतलब है कि आप बैक टू प्रीवियस वर्जन में चले जाते हैं। तो ये भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मतलब सिस्टम रीस्टोर। तो एग्ज़ाम ऐसे पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी विंडो की यूटिलिटी है जो एक स्नैपशॉट क्रिएट करती है आपकी सिस्टम फाइल्स और रजिस्ट्री की, ताकि आप रोल बैक कर पाओ किसमें, प्रीवियस, या फिर जो आपका प्रीवियस सिस्टम की जो फाइल्स थी आप उसमें रीस्टोर कर पाओ। तो इसके लिए आपको रीस्टोर पॉइंट का आप यूज़ करेंगे, है ना। तो रीस्टोर को आप ऐसे लिख लेना, इससे हम क्या करते हैं, रोल बैक, है ना। रोल बैक आप समझ गए ना, कि वर्जन 1.1 से आप कहाँ पे चले जाएंगे वापस पीछे, 1.0। तो इस टर्म को हम रोल बैक बोलते हैं, टेक्निकल टर्म है ये, बस ऐसे लिख लेना आप कि ये हम सर टेक्निकल टर्म यूज़ करते हैं रोल बैक। बस ईजी आपने समझना है, रोल बैक करने का मतलब पीछे चलेंगे बस, पर टेक्निकल टर्म में लिखा जाएगा रोल बैक। तो ये सारा इंपॉर्टेंट डाटा है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इनको भी क्या करना है, आपने कॉपी पे नोट करके लिख लेना है ना। तो एक क्वेश्चन का जो भी इंपॉर्टेंट डाटा बनता है वो सारे आपने चीज़ें अंडरस्टैंड करनी होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 25। हाँ जी, विच ऑफ द फ्लोइंग फाइल एक्सटेंशन कैन बी यूज्ड विद मैकविन फाइल। देखो मैकविन फाइल कौन सी होती है, जब आप हिस्ट्री में मतलब मैकिन्टोश सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, मैकिन्टोश सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, तो उसका जो फाइल सिस्टम था मैकबिन, हम उसको बोल देते हैं। अब मैकबिन जो फाइल सिस्टम थी, तो जो मैकबिन फाइल सिस्टम थी, तो इसकी जो एक्सटेंशन होती थी उसके बारे में यहाँ पे पूछा है। तो मैकबिन की फाइल सिस्टम की एक्सटेंशन क्या होती थी, डॉट बिन। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया था, ऐसे ही पूछा जाता है कि मैकबिन फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि मैकबिन फाइल्स थी किसकी। तो ये हमारे पास मैक कंप्यूटर की होती है, जो हमारे पास एप्पल का प्रोडक्ट था। तो इसकी एक्सटेंशन की होती है हमारे पास बिन, यहाँ पे हमें एक्सटेंशन देखने को मिल जाती है। बाकी मैंने आपको और भी एक्सटेंशन जैसे बताई हैं, जैसे मैंने आपको विंडोज़ की बताई हैं कि विंडो में जो हमारे पास अलग अलग एग्जीक्यूशन फाइल्स होती हैं उनकी एक्सटेंशंस क्या होती हैं, वो मैंने आपको करवाई हुई हैं। लाइक जैसे मुझे यहाँ पे अगर रिवीजन करवानी है थोड़ी बहुत, तो रिवीजन के लिए मैं यहाँ पे 2-3 पॉइंट, एक सेकेंड, रिवीजन पॉइंट मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। लाइक जैसे सबसे पहले हमें पढ़ा था कि जो हमारे पास विंडोज़ में एग्जीक्यूटेबल जो फाइल्स होती हैं,
इनको इनकी एक्सटेंशन क्या होती है? इनकी एक्सटेंशन होती है .exe। ये हमने पढ़ा हुआ है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो पीडीएफ की फाइल्स होती हैं, है ना, इसकी एक्सटेंशन काफ़ी बार पूछी जाती है। इसकी एक्सटेंशन क्या होती है? .pdf होती है। और मैंने यही बताया था आपको, जो हमारे पास पीडीएफ जो फाइल्स होती हैं, इसको बनाया किस कंपनी के द्वारा या फिर पीडीएफ को किसने बनाया है? तो इसको सर हमारे एडोब के द्वारा बनाया गया ना। एडोब कंपनी के द्वारा एक्सटेंशन कौन सी बनाई गई है? पीडीएफ, जिसको हम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बन जाती है जो एग्जाम में पूछी जाती है? लाइक आप डेली यूज़ करते हो आपका एंड्रॉयड फ़ोन, तो एंड्रॉयड फ़ोन की जो फाइल्स होती हैं उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? फिर जो एंड्रॉयड फ़ोन के जो हमारे पास एप्लीकेशंस होती हैं उनकी एक्सटेंशन क्या होती है? उनकी एक्सटेंशन .apk हमें देखने को मिल जाती है। और जो हमारे पास APK होती है, APK की ना फुल फॉर्म पूछी गई थी एक बार एग्जाम में कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ APK। जो हम एंड्रॉयड में APK फाइल्स हम बोलते हैं, तो APK की फुल फॉर्म एक बार पूछी गई थी, तो इसको आप लिख सकते हो। इसको हम बोल देते हैं एंड्रॉयड। P से आपका बन जाता है पैकेज, और के से आपका बन जाता है किट। तो ये भी एक बार एग्जाम में पूछी गई थी, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ APK, तो एंड्रॉयड पैकेट किट हम इसको बोल देते हैं। बाकी इसके अलावा हमने काफ़ी और चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे वर्ड की हमने docx पढ़ी है, एक्सेल की हमने .xlsx पढ़ी है, पावर पॉइंट की हमने PPTX पढ़ी है। इसके अलावा ऑडियो वीडियो की हमने अलग अलग पढ़ी है, AVI पढ़ी है, MP4 पढ़ी है, इमेजेस की हमने पढ़ी है, PNG, GIF, JPEG। इसके अलावा सिस्टम फाइल्स की हमने पढ़ी है ना। सिस्टम फाइल की हमने क्या पढ़ी है? सिस्टम फाइल हम पढ़ लेते हैं, .sys करके आती है सिस्टम फाइल, ये हमने पढ़ी है। बैच फाइल की पूछी जाती है काफ़ी बार एक्सटेंशन, तो वो हमारे पास क्या होती है? .bat आती है हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने पहले भी डिस्कस की हुई हैं, जस्ट आपकी रिवीजन हो जाए यहाँ पे, तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ XML। XML की फुल फॉर्म क्या होती है? काफ़ी बार मेरे को बताइए, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो एक्सटेंशन नहीं होता तो ये गलत हो जाएगा। एक्सटेंसिबल मैनेज नहीं होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, हाँ, तो यहाँ पे C आपका राइट आंसर बन जाएगा ना। XML की फुल फॉर्म होती है ये हमारे पास एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। बाकी ये आप याद रख सकते हैं कि जो हमारे पास XML जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, फिर XML की जो फाइल्स हैं, इसके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर मुझे यहाँ पे लिखवाना हो आपको वन लाइन में, तो एक तो आप ये लिखेंगे XML की फुल फॉर्म क्या होती है, वो आपने यहाँ पे नोट कर ली। सेकंड पॉइंट आता है कि मतलब ये है क्या हमारे पास, तो आप इसे लिखेंगे सर इट इज़ अ टेक्स्ट बेस्ड। ये हमारे पास क्या होता है? एक टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट है हमारे पास एक। ठीक है, अच्छा सर टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट तो बनाया तो किसी ना किसी वजह से होगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इट इज़ डिज़ाइंड फॉर किसके लिए डिज़ाइन किया गया है? टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द डाटा। ठीक है, अगर आपको अपनी फाइल या फिर आपका जो डाटा है टेक्स्ट बेस्ड डाटा, अगर आपको उसको स्टोर करना है या फिर ट्रांसपोज करना है, मतलब उसको भेजना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके लिए आपको कौन से फाइल या फिर कौन सा आपको लैंग्वेज है जिसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? तो उसके लिए आपको XML लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जैसे हम देखते हैं ना, नॉर्मल हमारी HTML लैंग्वेज होती है। HTML लैंग्वेज क्या करती है? देखो XML और HTML में क्या डिफरेंस होता है? अगर मैं इसको यहाँ पे एक तरफ HTML ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे आपने HTML लैंग्वेज पढ़ी है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसको हम बोल देते हैं, तो HTML लैंग्वेज क्यों पढ़ते हैं? HTML लैंग्वेज का मेन मोटिव क्या होता है? ये सिर्फ और सिर्फ जब हमें किसी वेब पेज को डिज़ाइन करना होता है, इसके अलावा मतलब वेब पेज को डिज़ाइन करना होता है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डाटा होता है उसको हम क्या करते हैं? सिर्फ ओनली डिस्प्ले करते हैं। समझ आया क्या डिफरेंस होता है? HTML लैंग्वेज के थ्रू हम सिर्फ और सिर्फ हमारे डाटा को या फिर वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं और डाटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। पर जब मुझे किसी डाटा को भेजना भी है, ट्रांसपोर्ट भी करना है, किसी डाटा को स्टोर करना है और ट्रांसपोर्ट भी करना है, तो उसके लिए मुझे कौन सी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी? मुझे उसके लिए XML लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, समझ आ गया। और दूसरा डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में, जो काफ़ी बार एग्जाम में पॉइंट आउट किया जाता है, कि HTML में क्या होते हैं हमारे पास? प्री डिफाइंड टैग होते हैं। प्री डिफाइंड क्या होते हैं? हमारे पास टैग होते हैं। कहाँ पे? जैसे आप पढ़ते हो, हमारे पास हेडिंग के लिए H1 टैग है या फिर H2 टैग है। इसके अलावा हमारे पास इमेज ऐड करने के लिए इमेज टैग है। तो ये क्या चीज़ें हैं? ये पहले से ही डिफाइन की हुए टैग्स हैं। पर एक्सएम जो आपके पास XML होता है, इसमें आप क्या करते हैं? इसमें जो पर्सन है, जैसे मान लेते हैं कि मैं XML लैंग्वेज में अपना कोड कर रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ यहाँ पे? मैं ऑथर हूँ या फिर मैं क्रिएटर हूँ। ठीक है, मैं क्या हूँ यहाँ पे? क्रिएटर, जो क्या कर रहा हूँ, अपना जो स्ट्रक्चर है उसको मैं खुद डिफाइन कर सकता हूँ। मैं सिंपल बोलने का मतलब है कि अगर आप HTML लैंग्वेज
में अपना कोड करोगे तो आपको हर एक टैग के बारे में पता होना चाहिए। पर जब मैं एक्सएमएल लैंग्वेज यूज़ करूँगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को एक्सएमएल लैंग्वेज एक अथॉरिटी देती है, एक पावर देती है कि मैं अपना टैग बना सकता हूँ। ठीक है, मैं ऑन टैग को क्या कर सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ। ये मतलब होता है, या फिर सिंपल बोलने का मतलब है कि वी कैन क्रिएट आवर कस्टम टैग। हम क्या कर सकते हैं, कस्टम टैग्स को क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी डाटा का स्ट्रक्चर है उसको हम लॉजिकली डिफाइन कर सकते हैं। अब सिंपल बोलने का मतलब है कि हम जो क्रिएटर्स होते हैं, या फिर मुझे अगर मैंने कोई डाटा आगे शेयर करना है या फिर मुझे कोई डाटा भेजना है, तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, उसको मैं कस्टम टैग के थ्रू स्ट्रक्चर कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, उसको लॉजिकली स्ट्रक्चर कर सकता हूँ और आगे उसको भेज सकता हूँ। तो ये काफ़ी फ़ायदा होता है हमारा एक्सएमएल का। इसमें हमें एचटीएमएल की तरह टैग रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। और डिफरेंस तो मैंने आपको बता ही दिया। एचटीएमएल में क्या करते हैं, एचटीएमएल में सिर्फ हम डाटा डिस्प्ले करते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये वाला जो मैंने डिफरेंस बता रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि एचटीएमएल और एक्सएमएल के संदर्भ में कौन सी स्टेटमेंट इनमें से आपकी करेक्ट होगी या फिर नहीं होगी। तो उसमें यही पूछा गया था। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि एचटीएमएल क्या करता है, सिर्फ डाटा को डिस्प्ले करने का काम करता है, जबकि एक्सएमएल क्या करता है, डाटा को स्टोर भी करता है और उसको भेजने का काम भी करता है। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा एक और पूछा जाता है कि HTML है और जो हमारे पास XML है, इन दोनों की पेरेंट लैंग्वेज कौन सी है। जैसे मान लेते हैं एक तरफ मैं यहाँ पे XML बना देता हूँ और एक तरफ मैं HTML बना देता हूँ। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों बच्चे हैं। ठीक है, अब इन दोनों का जो पेरेंट है, इन दोनों की पेरेंट कौन सी लैंग्वेज आती है, इसको बोलते हैं हम SGML। और SGML की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछी जाती है काफ़ी बार। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड जर्नलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। इम्पोर्टेंट है, कई बार ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द पेरेंट लैंग्वेज, या फिर व्हाट इज़ द मतलब हाईएस्ट लैंग्वेज या फिर रूट लैंग्वेज फॉर HTML और XML। तो किसी भी वे में अगर एग्जामिनर आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए एग्जामिनर किसकी बात कर रहा है, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज की वो बात कर रहा है। इसकी आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है। इनकी जो हमारे पास SGML है, ये हमारे पास एक ISO स्टैंडर्ड है, या फिर एक ऐसा मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमें मतलब हेल्प करती है कि हम हमारे जो मार्कअप लैंग्वेज है उसको क्रिएट कर पाएँ, जनरलाइज़ कर पाएँ। ये हेल्प करती है एसजीएमएल हमें। तो इम्पोर्टेंट है हमारे पास। फिर एक बार जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है अलग-अलग एग्ज़ाम में कि जब भी हम ना एक्सएमएल के अंदर अगर मुझे किसी चीज़ को स्ट्रक्चर करना है, कि मैंने यहाँ पे बोला ना एक्सएमएल के अंदर हम क्या करते हैं, हम डाटा को कस्टम टैग के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, इसको लॉजिकली हम स्ट्रक्चर कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से उसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं ना, एक स्ट्रक्चर मैं बना सकता हूँ। तो एक बार एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि आप हमें बताओ कि एक्सएमएल के साथ अगर हमें मतलब अलोंग साइड एक्सएमएल अगर हमें डिफाइन करना है किसी भी स्ट्रक्चर को और उसके लीगल एलिमेंट को, तो उसके लिए हमें किस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। उसके लिए बस हमें कुछ नहीं है, बस एक टर्म होती है, उस टर्म को बोले जाते हैं हम XSD, हम उसको बोल देते हैं। XSD का मतलब क्या होता है, X स्टैंड फॉर XML लैंग्वेज और SD स्टैंड फॉर स्कीमा डेफिनेशन। स्कीमा डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन। क्योंकि जब हम लॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, डाटाबेस में स्ट्रक्चर को ही हम स्कीमा बोल देते हैं। तो वैसे आपने याद रखना है कि XSD क्या होता है, जब भी आपको XML फाइल्स को का या फिर स्कीमा वगैरह डिफाइन करना है तो उसके लिए आपको XSD के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो XSD का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है XML स्कीमा डेफिनेशन, कि हम क्या कर रहे हैं, XML का जो भी स्कीमा है उसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं उसके बारे में बताता है हमें XSD। इंपॉर्टेंट है, तो काइंडली आपने जरूर इसको कॉपी पे नोट कर लेना। बाकी इसके अलावा HTML हमने पढ़ा हुआ है, इसके अलावा CSS पढ़ते हैं हम। तो CSS की भी काफ़ी फुल फॉर्म पूछी जाती है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CSS। तो इसको हम बोल देते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। ये हमने काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है, इजी पॉइंट है, काफ़ी बार रिवाइज हो चुके हैं आप, तो आपको काफ़ी पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ए यूपीएस सिस्टम। तो यूपीएस का इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं होता। देखो यूपीएस में आपके स्टैटिक बाईपास स्विच भी होता है, ये तो होता ही है सर, रेक्टिफायर भी होता है, बैटरी भी होती है, पर टोनर नहीं होता। टोनर किसका पार्ट होता है, ये सब हमारा है जब हम लेज़र प्रिंटर पढ़ते हैं ना, उसमें हम एक कंपोनेंट पढ़ते हैं, उस कंपोनेंट का नाम होता है टोनर। तो बेसिकली बोल सकते हैं कि ये हम पढ़ते हैं प्रिंटर्स के अंदर।
या फिर प्रिंटर के अंदर हम पढ़ते हैं टोनर। तो बाकी सारे पार्ट होते हैं, पर टोनर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ यूपीएस सिस्टम। बाकी यूपीएस की फुल फॉर्म पूछी जाती है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस, तो इसको हम बोलते हैं अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, हम इसको बोल देते हैं। ये भी एग्जाम में एक बार पूछी गई थी कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस। होता क्या है बेसिकली, जब आपको मतलब यूपीएस हम लगाते क्यों है, यूपीएस एक इमरजेंसी पावर की तरह काम करता है। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, एमरजेंसी पावर सप्लाई भी हम इसको बोल देते हैं। एमरजेंसी पावर सप्लाई क्यों बोल देते हैं, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, मान लेते हैं कि कई बार क्या होता है, जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ कि आप अपने कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हो, है ना, आपको पता है आप सारा का सारा काम कहाँ पे करते हो, सर हम सारा का सारा रैम मेमोरी के ऊपर काम करते हैं। अब क्या हुआ, आपको पीछे से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो अब तक आपका काम चल रहा है ना, आपने अपना काम करते हो, यहाँ पे मजे से अपना काम कर रहे हो, एकदम से क्या हुआ, लाइट चलेगी, तो जैसे लाइट चलेगी तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, आपका सिस्टम इमीडिएटली ऑफ हो जाएगा। जैसे आपका सिस्टम ऑफ हो जाएगा, तो जो भी आपने सारा का सारा रैम के अंदर काम किया था वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आप बोलेंगे सर मैंने इतना ज़्यादा काम कर लिया और मेरा सारा का सारा काम क्या हो गया, बर्बाद हो गया, वेस्ट हो गया, है ना। तो वो वेस्ट क्यों हुआ, क्योंकि रैम क्या है, एक हमारी एक वॉलेटाइल मेमोरी है, मतलब जब तक इसको पावर मिलती रहेगी तब तक डाटा इसमें सेव रहेगा। जैसे पावर इससे छीन ली जाएगी या फिर पावर कट कर दी जाएगी, तो इसके अंदर अगर आपने डाटा को परमानेंटली सेव नहीं किया होगा, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो भी डाटा रैम के अंदर है वो सारा सारा डाटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए क्या बनाया गया, एक डिवाइस बनाया गया, यूपीएस। ठीक है, यूपीएस फिर आगे आपकी कंप्यूटर से जोड़ा गया, और फिर आगे वो यहाँ पर अपने रैम के ऊपर काम कर रहे हो। ठीक है, अभी आपने क्या किया, रैम के ऊपर अपना काम कर रहे हो। अब क्या हुआ, एकदम से लाइट चलेगी, लाइट चलेगी, फिर आपको लगा बता सर अभी लाइट तो चलेगी, फिर यहाँ पे यूपीएस आपको एक अलार्म देगा कि लाइट आपकी चली गई है। और मान लेते हैं आपका यूपीएस का बैकअप कितना है, मान लेते हैं 15 मिनट। तो देखो लाइट जाने के बाद भी 15 मिनट तक आप अपना सिस्टम यूज़ कर सकते हो, मतलब आपको पता होगा कि 15 मिनट के बाद मेरा सिस्टम अपने आप ही बंद हो जाएगा, तो आप क्या कर पाओगे, आपने जो अपना काम कर रहे हो रैम के अंदर उसको आप कंप्यूटर के अंदर फिर सेव कर पाओगे। तो ये बेनिफिट होता है यूपीएस लगाने का आपके सिस्टम के अंदर। बाकी इसके अलावा कई बार यूपीएस का एक फ़ायदा तो ये हो गया कि आप अपना डाटा सेव कर सकते हो। दूसरा बेनिफिट क्या होता है, दूसरा बेनिफिट ये होता है कि कई बार ना इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई होती है वो भी क्या होती है, फ्लक्चुएट होके आती है, तो उसको भी एक फ्लो में लेकर आने का काम कौन करता है, यूपीएस वो उस काम को कर देता है। तो ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि व्हाट इज़ द मतलब बेनिफिट ऑफ मतलब यूजिंग द यूपीएस इन आवर सिस्टम। तो ये सारे अलग अलग हमारे पास क्या होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं। बाकी से एक और टर्म एग्जाम पूछे जाते हैं कि यूपीएस पूछा जाता है, और एक हमारे पास आता है एसएमपीएस, अगर आपने सुना होगा कभी। एक हमारे पास क्या आता है, एसएमपीएस। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, हम इसको बोल देते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया था, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसएमपीएस। तो एसएमपीएस का मेन काम क्या होता है, ये क्या करता है, ये बेसिकली जो आपका मदरबोर्ड होता है ना, मदरबोर्ड के ऊपर आपके अलग अलग कंपोनेंट्स लगे होते हैं, आपको पता है। तो एसएमपीएस क्या करता है कि जो भी बाहर से आपको इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, जो भी बाहर से आपको एसी करंट आता है, उसको वो क्या करता है, वो डीसी में कन्वर्ट कर देता है। लाइक मैं इसको ऐसे थोड़ा बना देता हूँ। ये आपका क्या आ गया, ये आपका मदरबोर्ड आ गया। यहाँ पे आपका क्या है, एक मान लेते हैं एसएमपीएस लगा है, ठीक है। और मदरबोर्ड के जितने भी कंपोनेंट हैं उसको कनेक्शन कहाँ से किया होगा, उसको पावर कहाँ से मिल रही होगी, एसएमपीएस से उसको पावर मिल रही होगी, है ना, ऐसे करके पावर मिल रही होगी हर एक कंपोनेंट को। तो एसएमपीएस क्या कर रहा है, पावर देने का काम कर रहा है आगे। तो होता क्या है, जब आपने अपना जो कंप्यूटर है उसका प्लग लगाया आपने स्विच के साथ बाहर, अपने जो बोर्ड है उसके ऊपर आपने कनेक्शन लगा दिया, तो जब आपको यहाँ पे कनेक्शन मिलता है तो ये कैसा कनेक्शन आता है आपको, ये सर हमें अल्टरनेट करंट आपको देखने को मिलता है। तो जैसे अल्टरनेट करंट आपका एसएमपीएस के पास आता है, तो ये क्या करता है एसएमपीएस, ये इसको डायरेक्ट करंट में चेंज कर देता है। क्योंकि जो आपका कंप्यूटर है वो किस पे वर्क करता है, वो सर हमेशा लो वोल्टेज डीसी के ऊपर वर्क करता है ना। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपको पता है अल्टरनेट करंट आपको कितना मिलता है इंडिया में, 220 वोल्ट। तो इतना ज़्यादा एनर्जी हम एक बार मदरबोर्ड में दे देंगे तो मदरबोर्ड तो जल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। इसके लिए क्या किया जाता है, ये सारा पावर एसएमपीएस के पास आता है। एसएमपीएस एज पर रिक्वायरमेंट क्या करता है, जो वोल्टेज है या फिर जो एसी करंट है उसको डीसी में बदल देता है। डीसी में बदलने के बाद वो अलग अलग कंपोनेंट्स को क्या करता है, उनके बिहाफ पे क्या करता है, पावर भेजता है। जैसे मान लेते हैं कि जो हमारा सीपीयू है उसको कितनी पावर चाहिए, उसको
12 वोल्ट पावर चाहिए तो 12 वोल्ट पावर सीपीयू को भेज देता है। 5 वोल्ट मान लेते हैं रैम को चाहिए तो रैम कुछ नहीं भेज देता है। इसके अलावा 2 वोल्ट किसी और को चाहिए। तो मतलब अलग अलग कंपोनेंट की जितनी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे वो क्या करते हैं, आगे जो पावर है उसको आगे भेजने का काम करता है। कौन करता है ये काम सारा? हमारा एसएमपीएस ये काम करता है। दो चीज़ें हमने पढ़ ली इसमें, एक तो एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है, सेकंड कि जो पर्टिकुलर मदरबोर्ड के ऊपर अलग अलग कंपोनेंट्स लगे होते हैं उनको कितनी कितनी पावर सप्लाई जानी है वो भी कौन हैंडल करता है? वो हमारा एसएमपीएस ही वो हैंडल करता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एसएमपीएस के बारे में पूछी जाती हैं। बाकी इसके अलावा एक चीज़ पूछी जाती है कि हमारा जो कंपोनेंट होता है यूपीएस के अंदर, क्योंकि हमने इसके एसएमपीएस के बारे में पढ़ लिया, तो यूपीएस का भी ऐसा एक टर्म आती है। यूपीएस के अंदर एक ऐसा पूछा गया था एक बार एक क्वेश्चन ना कि यूपीएस में ऐसा कौन सा कंपोनेंट होता है जो क्या करता है डीसी को किस में कन्वर्ट, या सिंपल बोलूँ कि द कंपोनेंट ऑफ द यूपीएस जो क्या क्या करता है वो कन्वर्ट कर देता है किस चीज़ को, डीसी किस में, जो भी डायरेक्ट करंट होता है फ्रॉम बैटरी, ठीक है, इनटू अल्टरनेटिव करंट। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? उसके लिए हम इन्वर्टर का यूज़ करते हैं। तो ये भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे करके आप इन छोटे मोटे पॉइंट्स इनको आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटे मोटे नहीं बोल सकते पर सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको आप ऐसे करके कॉपी पे नोट कर सकते हो। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे हम चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जनरल प्रपोज्ड माइक्रो प्रोसेसर। देखो फर्स्ट हमारे पास जो माइक्रो प्रोसेसर था वो कौन था, हमने कितनी बार डिस्कस कर लिया हुआ। 1971 में हमारे पास 4004 जो हमारे पास दुनिया का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर था। कितने बिट का था ये? हमारे पास 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। हमने काफ़ी बार ये चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, अब तक तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर ही होगी होंगी। बाकी बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर आए कौन सी जनरेशन में थे, तो ये से हमारे 4th जनरेशन कंप्यूटर में आने स्टार्ट हो गए थे। बाकी जब भी हम माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं, फिर 4th जनरेशन की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं? वहाँ पे सर हम VLSI का यूज़ करते हैं ना, वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन का हम क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा सर आपने हमें और भी पॉइंट बताए हैं जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसा इंटेल का कौन सा प्रोसेसर था जो हमारे पास आईबीएम के जो कंप्यूटर होते थे या फिर आईबीएम के जो पीसी होते थे वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया था। अब सिंपल बोलने का मतलब है कि हमारे पास फर्स्ट आईबीएम का पीसी था जहाँ पे हमने क्या किया था, जहाँ पे हमने x86 आर्किटेक्चर में हमने हमारा एक माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया था। ठीक है, उस माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था? उस माइक्रो प्रोसेसर का नाम था 8086। और वो कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर था ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो ये सर हमारा कितने का था? ये 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, है ना। ये एक बार एग्जाम पूछा गया था। और कल को यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो आपका पास IBM का जो पहला कंप्यूटर था जो x86 आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड था, जो 16 बिट के ऊपर काम करता था आपका माइक्रो प्रोसेसर, तो वो कब बना था या फिर कब रिलीज़ हुआ था? तो रिलीज डेट इसकी ना 1978 थी। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है सारी की सारी चीज़ें। बाकी आईसी वगैरह जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, आईसी तो आईसी किसने इन्वेंट किया था? तो आपको मैं सिंपल सा एक होमवर्क भी देता हूँ यहाँ पे, आप मुझे बताएंगे कि आईसी जो हम इंटीग्रेटेड सर्किट पढ़ते हैं इसका इन्वेंटर कौन था? ये आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे आईसी का इन्वेंटर कौन था। इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, तो इनको भी आप नोट कर लेना। बाकी एक मैंने बताया था कि जब इन्वर्टर की बात आती है तो एक जैक किल्बी आते हैं, एक रॉबर्ट नॉइस आते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि जैक किल्बी ने कहाँ पे आईसी अपने डेवलप की थी और रॉबर्ट नॉइस ने कहाँ पे अपनी आईसी डेवलप की थी, ये भी आप मुझे साथ में बताएंगे। बाकी तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। ठीक है, बाकी और हमारे पास कुछ रहा तो नहीं पॉइंट। 4 बिट मैंने बता दिया। हाँ 8 बिट का एक क्वेश्चन रह गया हमारे पास, है ना, उसको भी आप नोट कर सकते हैं। लाइक जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि हमारे पास ना एक सबसे पहला 8 बिट का जो हमारे पास मतलब माइक्रो प्रोसेसर था। ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे पहला 8 बिट का जो माइक्रो प्रोसेसर था वो हमने कौन से कंप्यूटर के अंदर लगाया था? तो वो हमने लगाया था अल्टेयर 8800 के अंदर। मतलब कंप्यूटर का मॉडल ये था और इसके अंदर जो हमने माइक्रो प्रोसेसर लगाया था 8 बिट का, उस माइक्रो प्रोसेसर का मॉडल नंबर क्या था? उसका मॉडल नंबर था 8080। मतलब ऐसे बोलने का मतलब है कि कल को मैं क्वेश्चन पुट कर दूं कि आपका जो 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल का 8080, वो कौन से कंप्यूटर के अंदर आपने सबसे पहले यूज़ किया था?
तो आप बोलेंगे कि सर हम अल्टेयर 8800 के अंदर हमने क्या किया था, इसको यूज़ किया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जैसे 8 का जैसे हमने 4 डिस्कस कर लिया, 4 बिट 8 बिट डिस्कस कर लिया और 16 बिट भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ये सारे इंपॉर्टेंट है, तभी यहाँ पे इनको बार बार मैं रिवाइज करवाता रहता हूँ। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग categories of the software help user in system maintenance and routine tasks such as disk formatting, backing up files etc. ओके, तो बेसिकली बात की है कि ऐसी कौन सी कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर जो हमें ये सारी चीज़ें करने का काम करती है, मतलब हम सिस्टम को मेंटेन कर सकते हैं, जो भी रूटीन टास्क हैं उसको हम एक तरीके से मतलब वो कर सकते हैं, यूज़र को हेल्प करवा सकते हैं। इसके अलावा डिस्क में अगर मुझे कोई फॉर्मेटिंग करनी है या फिर मुझे अगर कोई बैकअप वगैरह रख रहे हैं हमारे सिस्टम का, तो वो मैं सारी चीज़ें कर सकता हूँ। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। मतलब होता है क्या है कि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे आप क्या पढ़ते हो, जैसे आपने जब आप टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ते हो ना, तो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आप दो तरीके से पढ़ते हो। एक आप पढ़ते हो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक आप पढ़ते हो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर एक इसका टाइप होता है जिसको हम बोल देते हैं यूटिलिटी। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में अलग अलग चीज़ें आती हैं, लाइक आपके डिवाइस ड्राइवर्स आ जाते हैं, इसके अलावा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही अपना एक सब टाइप होती है, या फिर मैं ऐसे बोल सकते हो कि सब कैटेगरी होती है जिसको हम यूटिलिटी का नाम देते हैं। अब यूटिलिटी क्या होते हैं, यूटिलिटी एक स्पेशली डिज़ाइंड हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जिनकी हेल्प से हम मेन काम कर सकते हैं। लाइक मुझे अगर कोई चीज़ एनालाइज करनी है ना, मतलब ये जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है ये बनाए किसके लिए होते हैं, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि सर दीज आर, या फिर दीज सॉफ्टवेयर आर डिज़ाइंड फॉर, ठीक है मैं बात कर रहा हूँ यूटिलिटी की ना, दीज आर डिज़ाइंड फॉर किस चीज़ के लिए, सबसे पहले आप क्या चाहोगे, क्या चीज़ आपके पास होना चाहिए कि आप किसी चीज़ को एनालाइज कर पाओ, तो एनालाइज आप कर पाएंगे। इसके अलावा आपको क्या चाहिए, अगर आप किसी चीज़ को कन्फिगर करना चाहो तो आप कन्फिगर कर पाओ ईजिली। इसके अलावा आपको और क्या चाहिए, आप अपने सिस्टम को ऑप्टिमाइज़ कर पाओ। हाँ जी सर, ऑप्टिमाइज़ भी हम चाहेंगे। इसके अलावा आप अपने सिस्टम को मेंटेन कर पाओ। सिंपल मैं ऐसे लिख देता हूँ, मेंटेन द कंप्यूटर। ठीक है, इसको आपको लिखना है मेंटेन द कंप्यूटर। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर हमें यूटिलाइज़ करनी है तो उसके लिए हमें किसका रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, है ना। अच्छा सर, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, अगर मैं यूटिलिटी के एग्जाम्पल बोलूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यूटिलिटी की अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हो एग्जाम्पल्स को। जो सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आते हैं वही मैं यहाँ पे लिखाऊंगा, ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊँगा। मोटा मोटा जो इंपॉर्टेंट है वही, लाइक जैसे हमारे पास एंटीवायरस होता है इम्पोर्टेंट। फिर हमारे पास जो हमारे पास एक आता है ना डिस्क डीफ्रैगमेंटर करके आते हैं, डिस्क डीफ्रैगमेंटर्स, ये भी हमारे किसके एग्जांपल आते हैं, ये भी हमारे यूटिलिटी के एग्जांपल आते हैं। इसके अलावा हमारे पास और कौन सा आ सकता है, हाँ जैसे बैकअप की कोई भी सॉफ्टवेयर है, अगर आप सिस्टम का बैकअप रखना चाहते हो ना, तो बैकअप भी इट इज़ अ टाइप ऑफ यूटिलिटी, तो ये भी हमारे पास बैकअप में इसी का आता है। इसके अलावा अगर आपके पास आपके सिस्टम में कोई कंप्रेशन टूल्स हैं, है ना, कंप्रेस कर सकते हो आप किसी फाइल को, है ना, कंप्रेस टूल सारे सारे किसके मतलब एग्जाम्पल आ जाते हैं, यूटिलिटी के एग्जाम्पल आ जाते हैं। और कंप्रेशन टूल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था आपको विनजिप, जो आपके पास एक सॉफ्टवेयर आता है ना, तो वो भी किसका एग्जाम्पल आता है, वो हमारा कंप्रेशन टूल का एग्जाम्पल आता है, और वो एक टाइप की यूटिलिटी ही होती है हमारी, है ना। तो ऐसे करके आपने ये सारी चीज़ें एनालाइज करनी होती हैं, समझनी होती हैं, और आपने ये सारी चीज़ें कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं तो आपने इनको समझना है। इसके अलावा जैसे हम सिस्टम रीस्टोर की बात कर लेते हैं, तो वो भी हमारे पास एक यूटिलिटी आती है। सिस्टम अगर आप रीस्टोर करते हो तो ये भी हमारे पास एक टाइप की यूटिलिटी ही आती है। ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई भी थी, तो अभी ये सारी चीज़ें क्या बन जाती है, हमारी इंपॉर्टेंट हमारे पास बन जाती हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने कॉपी पे नोट कर लेना है। इसके अलावा फिर भी अगर कोई चीज़ें रह जाती हैं, कई बार चीज़ें, तो उनको हम धीरे धीरे करके क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए चलो हम इतना ही रखते हैं, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। बाकी आपको क्लासेस वगैरह कैसी लग रही है, इसके बाद थोड़ा बहुत नीचे फीडबैक देते रहा करो। आपका जो सिंपल सा मैंने एक होमवर्क दिया है, काइंडली आप इसके बारे में नीचे ज़रूर आप कमेंट करके मुझे आंसर बताएंगे। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।